तुमसे पहले वो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उससे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। जी हाँ, सत्ता, शासन, शक्ति, वर्चस्व, प्रभाव या दबदबा, कुछ भी कहें, इतिहास गवाह है कि ये कभी स्थायी नहीं रहे। खासकर राजनीति में आज जिसके पास पावर है, वहीं कल सत्ता से बेदखल होकर हाशिए पर भी आ सकता है। राजनीति का खेल ऐसा है कि फर्श से अर्श पर जाना तो कठिन है, लेकिन अर्श से फर्श पर आने में देरी नहीं लगती। एक वक्त ऐसा भी देखा गया जब लोगों की भीड़ किसी नेता के दरवाजे के बाहर समाती नहीं थी। वहीं एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब वही दरवाजा किसी के खटखटाने का इंतजार करता रह जाता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण अंचलों में बुंदेलखंड की राजनीति का केंद्र कहे जाने वाले सागर की उस सत्ता के केंद्र की उन बंगलों और कोठियों की आज आपको कहानी सुनाऊंगा जो कभी सत्ता की ताकत और शान के गवाह रहे। वो इमारतें जिन्होंने वो दौर देखा जब सैकड़ों लोगों का हुजूम हर वक्त उनके आंगन और दरवाजों पर उमड़ा रहता था, मगर वक्त के साथ समय बदल गया, हालात बदल गए। आज उन्हीं में से कुछ बंगले वीरान नजर आते हैं और कुछ खामोशियों में डूबे हुए। आइए चलिए अतीत में और देखिए देश की आजादी के बाद से अब तक कब कब कौन कौन सागर की सत्ता का केंद्र रहा और कौन से वो बंगले हैं जो पावर सेंटर रहे। लेकिन अतीत में जाने से पहले वर्तमान की बात करते हैं। आज की तारीख पर नजर डालें तो सागर की सत्ता का केंद्र बना है मातेश्वरी बंगला। ये बंगला मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जिले के इकलौते मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का है। सागर की राजनीति का पावर सेंटर बना ये बंगला सागर जिले ही नहीं, बुंदेलखंड की राजनीति का गढ़ बन गया है। सत्ता का केंद्र बने इस बंगले के बाहर नेताओं, समर्थकों और आम लोगों की भीड़ हमेशा ही लगी रहती है। बीजेपी में अपनी धाक और पकड़ को मजबूत कर चुके गोविंद सिंह राजपूत का ये बंगला अब सिर्फ एक घर नहीं बल्कि सत्ता का पावर हाउस बन गया है। इस बंगले की बात आगे करेंगे, फिलहाल अभी आपको बताते हैं कि आखिर सागर की राजनीति में कब से बंगलों का सत्ता का केंद्र बनने का चलन शुरू हुआ और राजनीति में ये बंगले इतने पावरफुल कैसे हुए जो सत्ता यहां से चलना शुरू हो गई। वैसे सागर की राजनीति और इतिहास की जानकारी और इसमें दिलचस्पी रखने वाले लोग कैलाश भवन, राधेश्याम भवन, बीएस जैन बंगला और बगीचा, सीजे ब्रांच, राठौर बंगला, बमोरा दीपाली होटल, गणेश टाकीज गणनायक, किला कोठी और मातेश्वरी जैसे बंगले और कोठियों के नामों से अच्छे से परिचित होंगे। ये वो बंगले हैं जो कभी सागर की सत्ता का केंद्र रहे, या यूं कहें कि सागर की सत्ता यहीं से चला करती थी। इन्हीं बंगलों में से एक बंगला मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का है, मातेश्वरी, जो आज सागर की सत्ता का पावर सेंटर बना हुआ है। वहीं जितने भी बंगलों का मैंने नाम लिया, जिक्र किया, इनकी अहमियत अपने दौर में ऐसी थी जैसे किसी राजा के महल की हुआ करती थी। राजनीति में एक साधारण बंगले से सत्ता का केंद्र बनने तक का इन बंगलों का जो सफर रहा है वो इतना आसान भी नहीं रहा। इनमें संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और उतार चढ़ाव भी खूब रहा। शुरुआत में जहां गांधीवादी नेताओं ने बंगलों को सत्ता का केंद्र बनने से रोके रखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और राजनीति में अर्थ का महत्व बढ़ा तो राजनीति को भी इन बंगलों के बाहर इनकी दहलीज पर आना ही पड़ा। हालांकि इसकी शुरुआत 40 और 50 के दशक में शुरू हो गई थी, लेकिन 2 दशकों तक इन बंगलों को इंतजार करना पड़ा सत्ता को पूरी तरह अपनी चौखट पर लाने के लिए। दरअसल भारत की आजादी के बाद देश के दूसरे हिस्सों की तरह सागर में भी कांग्रेस का ही बोलबाला था। तब कांग्रेस के सागर जिले के सर्वा नेता और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सेठ छोटेलाल थे।
जिन्हें स्वामी कृष्णानंद के नाम से जाना जाता था। गांधीवादी नेता स्वामी कृष्णानंद एक सख्त, चतुर और स्वाभिमानी नेता थे। उस दौरान सागर की राजनीति बंगलों से नहीं बल्कि 3 बत्ती पर सरस्वती वाचनालय से, जो कि कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था, वहां से चला करती थी। सभी बड़े नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सरस्वती वाचनालय पर डेरा जमाए रहते थे और यहां से ही सागर की सत्ता और दशा दिशा तय की जाती थी। सागर में गांधीवादी नेता जैसे स्वामी कृष्णानंद, ज्वाला प्रसाद जोशी, केदारनाथ रोहन, बाला प्रसाद मिश्र, गौरी शंकर पाठक जैसे नेताओं का प्रभाव कांग्रेस और सागर की राजनीति पर था। उस समय सागर में धनाढ्य लोग बीड़ी के कारोबारी थे और ऐसा नहीं था कि इस दौरान सागर में इन बीड़ी सेठों और कारोबारियों ने प्रयास नहीं किया कि सत्ता उनके हाथों में आ जाए। लेकिन उस दौरान गांधीवादी नेताओं का दबदबा इतना था कि सत्ता का केंद्र कांग्रेस कार्यालय यानी सरस्वती वाचनालय ही बना रहा। 40 और 50 के दशक में कांग्रेस में रहकर सत्ता का केंद्र बनना थोड़ा मुश्किल था। इसी बीच साल 1950 के आसपास बीड़ी कारोबारी सेठ चिंतामन राव ने जनसंघ के जरिए पहली बार खुलकर अपने बंगले से राजनीति शुरू की। शहर के प्रव्याव टोरी पर उनका बंगला था जिसका नाम कैलाश भवन था। इलाके के लोग इसे गोंदिया वालों की ब्रांच कहते थे। सेठ चिंतामन राव महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से सागर आए थे और यहाँ उन्होंने बीड़ी का कारोबार जमाया था। देश का पहला आम चुनाव साल 1951 में हुआ जब उन्होंने यानी चिंतामन राव ने जनसंघ के टिकट पर सागर लोकसभा सीट से पहली बार अपना चुनाव लड़ा। लेकिन उस दौरान सागर की जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया और वो अपना पहला चुनाव कांग्रेस के खूबचंद सोदिया से हार गए। इस हार के बावजूद भी राजनीति में वो सक्रिय बने रहे। अगले 5 साल उन्होंने जनसंघ और राजनीति से जुड़े दूसरे नेताओं की मदद करना जारी रखा। उनके बंगले कैलाश भवन के बाहर नेताओं और लोगों की भीड़ लगी रहा करती। सागर में साल 1956 में उन्होंने एक बार फिर चुनावी राजनीति में जोर आजमाया और सागर नगर पालिका अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ा। यहाँ वो सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जो कि बीड़ी मजदूरों के नेता थे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिलाकारी से चुनाव हार गए। एक बीड़ी उद्योगपति एक बीड़ी मजदूरों के नेता से चुनाव हार गया था। इस बात ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया और इसी के साथ उनकी वो उम्मीद भी टूट गई जिसमें करीब 7 सालों तक उन्होंने सागर की राजनीति का केंद्र बनने की नाकाम कोशिश की और सागर की सत्ता उनके बंगले से चलने का उनका जो सपना था वो अधूरा रह गया। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि उस दौरान बीड़ी कारोबारी उद्योगपतियों के परिवारों के सदस्य नगर पालिका जैसे कुछ चुनावों में हिस्सा जरूर ले रहे थे, लेकिन उस वक्त तक उन्हें वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा था जो उन्हें हासिल करना था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्वामी कृष्णानंद एक चतुर नेता थे। वो जानते थे कि बीड़ी उद्योगपतियों के पास धन की कोई कमी नहीं है। ऐसे में उन्हें अगर बीड़ी उद्योगपतियों को सागर की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम नहीं करने देना है तो उन्हें कुछ ऐसे ही बीड़ी उद्योगपतियों को अपने साथ जोड़ना होगा जो उनके मुताबिक चलें। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 5 नंबर बीड़ी ब्रांड के एक मालिक बीड़ी उद्योगपति मोहम्मद शफी को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने सागर विधानसभा से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि उस वक्त इसके कई राजनीतिक मायने भी थे। दरअसल भारत की आजादी से पहले सागर नगर एक डबल मेंबर वाली विधानसभा हुआ करती थी, यानी यहाँ एक हिंदू और एक मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे। एक फॉर्मूले के तहत स्वामी कृष्णानंद ने सागर नगर से एक तीर से 2 निशाने लगाए। उन्होंने यहाँ से एक मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा और एक बीड़ी उद्योगपति को अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन मोहम्मद शफी भले ही बीड़ी उद्योगपति थे,
और 3 बार लगातार सागर नगर विधानसभा से वो विधायक भी चुनकर आए, मगर उनकी निष्ठा कांग्रेस और स्वामी कृष्णानंद के प्रति ज्यादा थी। उन्होंने कभी भी अपने बंगले फातिमा को सत्ता का केंद्र बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। इधर 50 के दशक के मध्य में सत्ता में बैठी कांग्रेस में बड़ी उद्योगपति परिवारों का हावी होना शुरू हो गया। सत्ता और इसकी शक्ति का महत्व इन परिवारों को अच्छे से मालूम था और इसी को समझते हुए चुनावी राजनीति में इनकी दिलचस्पी बढ़ गई। बीएस जैन परिवार, गुजराती पटेल परिवार कांग्रेस में सक्रिय हुए। मध्य प्रदेश के गठन के बाद सबसे पहले चुनावी राजनीति में बड़े उद्योगपतियों में इसकी शुरुआत मणिभाई पटेल से हुई। एक बड़े बीड़ी कारोबारी नामी उद्योगपति मणिभाई पटेल ने कांग्रेस से चुनावी राजनीति में अपना कदम रखा। साल 1957 में पहली बार रेहली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। इसके बाद 1962 में भी उन्होंने रेहली विधानसभा से दोबारा चुनाव लड़कर जीत हासिल की, लेकिन इस वक्त तक विधायक होते हुए मणिभाई पटेल ने अपने बंगले कल्पना भवन को सत्ता का केंद्र नहीं बनाया, या यूं कहें बना नहीं सके। और इसकी सबसे बड़ी वजह रहे स्वामी कृष्णानंद और तमाम गांधीवादी नेता। लेकिन साल 1960 के दशक में सब बदलने वाला था। साल 1962 में स्वामी कृष्णानंद बंडा विधानसभा सीट से अपना तीसरा चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। इस सब से और ढलती उम्र के कारण उनका प्रभाव सागर की राजनीति में कम होने लगा। हालांकि कुछ वक्त तक गौरी शंकर पाठक, जो कि गांधीवादी नेता थे और बाद में रेहली विधानसभा से विधायक भी चुनकर आए, उन्होंने अपने प्रभाव को जमाए रखा। लेकिन साल 1967 के बाद हालात बदल गए। बीएस जैन परिवार का कांग्रेस और सागर की राजनीति में दखल पहले से ही था, लेकिन चुनावी राजनीति में उतरकर राजधानी में कदम रखते ही ये और बढ़ गया। डालचंद जैन साल 1967 में सागर विधानसभा सीट से विधायक चुनकर आए और यहां से बीएस जैन बंगले ने पहली बार सागर की राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। इस बंगले को बगीचा भी कहा जाता है। इधर कांग्रेस कार्यालय भी पावरफुल था, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक निर्भरता बीएस जैन बंगले पर होना शुरू हुई तो सत्ता का केंद्र भी वहीं बनता रहा। यहाँ मणिभाई पटेल, जो 2 बार लगातार रेहली विधानसभा सीट से विधायक चुनकर जरूर आए थे, लेकिन वो अपने बंगले कल्पना भवन को कभी भी सत्ता का केंद्र बनाने में कामयाब नहीं हो सके। उस पर से साल 1967 से ही बीड़ी उद्योगपतियों में आपसी टकराव भी शुरू हो गया था। बीएस जैन परिवार के दखल को देखते हुए मणिभाई पटेल को सागर जिले से दूर दमोह लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने भेज दिया गया। वो वहां लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर सांसद चुनकर आए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी में भी काफी उठापटक चल रही थी। सोशलिस्ट पार्टी के पास न आर्थिक मदद थी और न ही संसाधन। धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होना शुरू हो गया, जबकि जनसंघ के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे सेठ चिंतामन राव का राजनीति से मोह भंग हो गया था। उन्होंने जनसंघ से दूरी बना ली थी और जीवन में कभी भी चुनाव न लड़ने की कसम खा ली। एक तरफ जनसंघ पहले से ही अपना अस्तित्व बनाने के लिए जूझ रही थी, उस पर से आर्थिक रूप से उन्हें सहयोग देने वाला सिर्फ एकमात्र सहारा था, वो थे दुलीचंद राठौर। वो भी बीड़ी उद्योगपति थे। उनके राठौर बंगले से जनसंघ खुद को कैसे भी करके मजबूत करने में लगी हुई थी। संघियों के लिए राठौर बंगला उस दौरान एकमात्र ठिया हुआ करता था। वहीं सत्ता में बैठी कांग्रेस की बात करें तो साल 1967 में मणिभाई पटेल का सागर की राजनीति से दूर होना बीएस जैन बंगले के लिए मजबूत करने वाला कदम साबित हुआ। इसी बीच 60 के दशक के अंत
और 70 के दशक की शुरुआत में एक और बिड़ी उद्योगपति परिवार की सागर की राजनीति में एंट्री हुई। मणिभाई पटेल के रिश्तेदार विट्ठल भाई पटेल एक ऊर्जावान युवा थे और कांग्रेस में एक युवा तुर्क के रूप में उन्होंने एंट्री की। फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान रखने वाले विट्ठल भाई पटेल खुद किसी सितारे से कम नहीं लगते थे। सागर की राजनीति में विट्ठल भाई पटेल के आते ही BS जैन बगीचा से विट्ठल भाई पटेल के बंगले राधे श्याम भवन की चर्चाएं ज्यादा होने लगी। जो भीड़ बगीचा जाया करती थी वो भीड़ बटकर राधे श्याम भवन जाने लगी। सबसे पहले विट्ठल भाई पटेल साल 1968 में सागर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। इसी बीच विट्ठल भाई पटेल इंदिरा गांधी के नजदीकी नेताओं में आ गए। साल 1972 के जब विधानसभा चुनाव नजदीक आए तो उन्हें सागर विधानसभा से अगला कांग्रेस का दावेदार कहा जाने लगा। साल 1972 में हालात ये हुए कि BS जैन बगीचा और राधे श्याम भवन में टकराव बढ़ने लगा। वहीं सागर में कांग्रेस के भीतर चुनावी राजनीति को लेकर मचे घमासान के बीच साल 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गांधीवादी नेता जो कि एक सर्वमान्य नेता थे ज्वाला प्रसाद जोशी को सागर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि डालचंद जैन जो कि सागर विधानसभा सीट से सिटिंग विधायक थे उनका टिकट काटकर उन्हें बीना विधानसभा चुनाव लड़ने भेजा। वहीं विट्ठल भाई पटेल 70 के दशक की शुरुआत से ही कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुट गए, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस संगठन दो भागों में बट गया था। विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस आई यानी इंदिरा गांधी कांग्रेस का साथ दिया। ये वो वक्त था जब सत्ता का केंद्र राधे श्याम भवन यानी विट्ठल भाई पटेल का बंगला बना। हालांकि BS जैन बंगला और राधे श्याम भवन में प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रही, लेकिन साल 1977 में विट्ठल भाई पटेल इंदिरा विरोधी लहर में इमरजेंसी में जो हालात इंदिरा गांधी के खिलाफ बने थे उस दौरान दिल्ली हाई कमान के कहने पर दमोह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पहुंच गए। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन इसके बाद भी वो गांधी परिवार के खास और पसंदीदा बने रहे। लेकिन साल 1977 में मध्य प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर हुआ। यहाँ गैर कांग्रेसी सरकार बन गई और अगले 3 सालों तक जनता पार्टी के हाथों में प्रदेश की सत्ता रही। तो जाहिर सी बात थी कि मध्य प्रदेश की सत्ता जनता पार्टी के हाथ में थी, तो सागर में भी इसका असर देखने को मिला। यहाँ साल 1977 में 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते। लक्ष्मी नारायण यादव जो कि सुर्खी विधानसभा से विधायक चुनकर आए थे, वो प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री बने। 3 सालों तक यानी साल 1980 तक उनके घर के बाहर भीड़ लगी रही और सागर की सत्ता का केंद्र कुछ वक्त के लिए वो बन गए। हालांकि इस दौरान जनता पार्टी की सरकार में जनसंघ का प्रभाव ज्यादा होने से दुलीचंद राठौर का राठौर बंगला भी सत्ता का केंद्र बना। लेकिन महज 3 सालों में जनसंघ, सोशलिस्ट ग्रुप और पुराने कांग्रेस विरोधी नेताओं को मिला जुलाकर जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी वो आपसी मतभेद और संगठन की अस्थिरता से टिक नहीं पाई। साल 1990 के विधानसभा चुनावों के बाद फिर से सागर की सत्ता का प्रमुख केंद्र राधे श्याम भवन बन गया। हालांकि BS जैन बंगला और बगीचा का प्रभाव भी बना रहा। इसी बीच साल 1990 के विधानसभा चुनाव में सुर्खी विधानसभा सीट से विट्ठल भाई पटेल चुनाव लड़े और जीत कर आए। साल 1982 से 1989 तक वो मंत्री बनाए गए। उनके मंत्री बनते ही सागर की सत्ता का पूरा केंद्र राधे श्याम भवन बन गया, क्योंकि साल 1984 में डालचंद जैन दमोह लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़े और उनका दखल सागर जिले की राजनीति में कम हुआ। लेकिन BS जैन बंगला पावर सेंटर लगभग बना रहा। डालचंद जैन अपने भतीजे नवीन जैन को सागर नगर निगम का पहला महापौर बनवाने में कामयाब हुए।
80 के दशक में कुछ वक्त के लिए सागर का एक और बंगला चर्चाओं में आया। ये बंगला भी सत्ता का केंद्र कहलाया। ये बंगला था अरविंद भाई पटेल का। अरविंद भाई पटेल कांग्रेस के टिकट पर बीना विधानसभा सीट से साल 1980 में चुनाव लड़े और साल 1985 तक विधायक रहे। उनके बंगले को सीजे ब्रांच कहा गया। अरविंद भाई पटेल थे तो सत्ता में बैठी कांग्रेस के एक विधायक, लेकिन उनका रुतबा और दबदबा सरकार और कांग्रेस संगठन दोनों में खूब रहा। उनके बंगले से भी सागर की सत्ता कुछ सालों तक चलती रही। 80 के दशक में सागर की राजनीति में एक और परिवार का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। ये परिवार था खटीक परिवार। इस दौरान कांग्रेस के टिकट पर लीलाधर खटीक खुरई और बाद में नरियावली से विधायक चुनकर आए थे। इसके बाद उनके भाई उत्तम चंद खटीक भी कांग्रेस के टिकट पर नरियावली विधानसभा से विधायक चुनकर आए। फिर एक और भाई लोकमन खटीक भी यहां से विधायक बने। इन तीनों के सबसे बड़े भाई शंकरलाल खटीक, जो कि बीजेपी में थे, वो सागर लोकसभा सीट से इसी दशक में सांसद चुने गए, जबकि उत्तम चंद खटीक और लोकमन खटीक सागर नगर निगम में महापौर भी बने। इस परिवार के सदस्य एक वक्त सागर की राजनीति में पार्षद से लेकर सांसद तक सभी पदों पर रहे थे। साथ ही खटीक परिवार का वर्चस्व कांग्रेस और बीजेपी दोनों में रहा। लेकिन 80 के दशक के आखिर से और 90 के दशक के कुछ सालों तक खटीक परिवार सत्ता का केंद्र बना रहा। हालांकि उनका कोई बंगला कभी भी सत्ता का केंद्र नहीं बना, लेकिन ये परिवार सागर की सत्ता पर दबंगता से काबिज जरूर रहा। साल 1990 में प्रदेश में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो राठौर बंगला फुल फ्लैश सत्ता का केंद्र बना। खुद हरनाम सिंह राठौर बीजेपी के टिकट पर बंडा विधानसभा सीट से विधायक चुनकर आए। उनके अलावा 5 और सीटों पर बीजेपी के विधायक चुनकर आए। सुधाकर राव बापट राज्य मंत्री इस दौरान बनाए गए। वहीं साल 1989 में शंकरलाल खटीक बीजेपी के टिकट पर सागर लोकसभा सीट से सांसद चुनकर आए थे। ऐसे में राठौर बंगला सत्ता का केंद्र रहा, जबकि इस केंद्र में शंकरलाल खटीक के मार्फत खटीक परिवार और मंत्री होने के नाते सुधाकर राव बापट भी एक केंद्र बने रहे। लेकिन साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सरकार भंग कर दी गई और साल 1993 में जब आम चुनाव हुए तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही सागर की सत्ता पर एक बार फिर से खटीक परिवार का वर्चस्व वापस आ गया। लेकिन खटीक परिवार के बीच में आपसी टकराव और साल 1997 में नवल पुरोहित हत्याकांड के बाद इस परिवार का वर्चस्व धीरे धीरे गर्त में जाता रहा। देखा जाए तो खटीक परिवार के वर्चस्व में आने का एक कारण विट्ठल भाई पटेल और डालचंद जैन का लगातार चुनाव हारना रहा। साल 1990-1993 में विट्ठल भाई पटेल लगातार 2 बार और साल 1989 में डालचंद जैन दमोह लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। इसलिए खटीक परिवार सागर की राजनीति में केंद्र बना। लेकिन जब खटीक परिवार का राजनीति में सूर्य अस्त हुआ तो बीएस जैन बंगले ने एक बार फिर से राजनीति में दोबारा वापसी की। लेकिन राधे श्याम भवन वैसी वापसी नहीं कर सका, क्योंकि विट्ठल भाई पटेल भी लगातार 2 चुनाव हारे थे और उनके परिवार से उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने वाला वैसा कोई नहीं खड़ा हो पाया। 90 के दशक के मध्य में जब बीएस जैन बंगला फिर से सागर की राजनीति का प्रमुख केंद्र बना, तब डालचंद जैन के परिवार से उनके भतीजे नरेश जैन और स्वदेश जैन राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो चुके थे। इसी दशक के आखिर से साल 2003 तक बीएस जैन बंगला सागर की सत्ता का केंद्र रहा। लेकिन नरेश जैन के दमोह लोकसभा सीट से चुनाव हारने और साल 2003 में स्वदेश जैन का बंडा विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद से
बीएस जैन बंगला धीरे धीरे सत्ता के केंद्र से गायब हो गया। साल 2003 आते आते हालत ये हुई कि राधेश्याम भवन, बीएस जैन बगीचा, खटीक परिवार, सीजे ब्रांच सभी बारी बारी पिछड़ते चले गए और इनका प्रभाव खत्म हो गया। इसी दौरान साल 2003 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई, उमा भारती सीएम बनी और देखते ही देखते राठौर बंगला सबसे पावरफुल बंगला बन गया। सागर सहित बुंदेलखंड की सत्ता का राठौर बंगला केंद्र बना। हरनाम सिंह राठौर उमा भारती के कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। उस सत्ता और संगठन में सिर्फ और सिर्फ राठौर बंगले का दबदबा रहा। हालांकि गोपाल भार्गव भी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन फिर भी राठौर बंगले का दखल और प्रभाव ज्यादा था। गोपाल भार्गव इस वक्त तक जिले की अंदरूनी राजनीति में कम ही पड़ते थे। साल 2008 आते आते सागर जिले की सभी राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। हरनाम सिंह राठौर, जिनका राठौर बंगला अब तक सागर की सत्ता का केंद्र था, अब उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। हालांकि संन्यास लेने के बाद भी कुछ वक्त तक संगठन उनके इशारों पर ही काम करता रहा और सत्ता में उनकी बात सुनी जाती रही। हरनाम सिंह राठौर के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से गोपाल भार्गव की अहमियत एक तरफा हो गई। वो जिले के एकमात्र मंत्री बन गए थे। गड़ाकोटा में इसके बाद से उनका घर और उनकी टॉकीज गणेश टॉकीज सत्ता का केंद्र बन गई। साल 2009 में जब भूपेंद्र सिंह सांसद बने और सीएम शिवराज सिंह चौहान के नजदीकी होने के नाते भूपेंद्र सिंह ने संगठन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। इसके बाद धीरे धीरे राठौर बंगले से सत्ता का केंद्र हटकर बामौरा में भूपेंद्र सिंह के बंगले और उनकी होटल दीपाली पर केंद्रित हो गया। साल 2013 तक गड़ाकोटा में गोपाल भार्गव की गणेश टॉकीज और उनका घर, वहीं भूपेंद्र सिंह का बामौरा में होटल दीपाली और उनका बंगला सत्ता का केंद्र रहा। दोनों के बीच एक अघोषित टकराव चलता रहा, जो कभी राधेश्याम भवन और बीएस जैन बंगले के बीच चला करता था। इसी बीच साल 2003 से कांग्रेस में गोविंद सिंह राजपूत के युग की शुरुआत हो गई थी। देखते ही देखते सागर में कांग्रेस माने गोविंद सिंह राजपूत और गोविंद सिंह राजपूत माने कांग्रेस बन गया था। उधर बीजेपी में साल 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद सागर की राजनीति पूरी तरह भूपेंद्र सिंह पर केंद्रित होना शुरू हो गई थी। शिवराज सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री बनने के बाद से साल 2018 तक हालात ये थे कि उनके बंगले और होटल के बाहर समर्थकों का मेला लगा रहता था और उनकी मर्जी के बिना सागर की सत्ता में पत्ता हिलना भी मुश्किल हो गया था। साल 2018 में जब बीजेपी के हाथों मध्य प्रदेश की सत्ता फिसली और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तो यहां सागर की सत्ता का केंद्र बने गोविंद सिंह राजपूत। हालांकि उनके साथ साथ कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट में मंत्री हर्ष यादव भी थे, लेकिन इसके बावजूद सागर जिले की राजनीति का केंद्र गोविंद सिंह राजपूत ही रहे। इस दौरान उनका सरकारी बंगला और किला कोठी दोनों ही सत्ता का केंद्र बन गईं। लेकिन साल 2020 में मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ और एक बार फिर से सत्ता का केंद्र भूपेंद्र सिंह बन गए। उनका बंगला और उनकी होटल, यहीं से सागर की राजनीति चलने लगी। इस दौरान गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री जरूर रहे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के सीएम रहते हुए सागर की सत्ता होटल दीपाली के इशारों पर चलती रही। साल 2023 आते आते सत्ता ने एक बार फिर से अपना ठिया बदल लिया। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सागर की राजनीति में सब कुछ बदल गया। भूपेंद्र सिंह, जो शिवराज सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री थे, उन्हें मोहन सरकार के कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाया गया। उधर गोपाल भार्गव जैसे अनुभवी नेता को भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया और यहां से सत्ता का एकमात्र पावर सेंटर बना गोविंद सिंह राजपूत का बंगला
मातेश्वरी। लेकिन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले मातेश्वरी का पावर सेंटर बनना कई मायनों में अलग था। दरअसल गोविंद सिंह राजपूत, जिन्हें साल 2020 में जब वो बीजेपी में आए थे तो कहा जा रहा था कि बीजेपी की विचारधारा और कार्यकर्ताओं से उन्हें एडजस्ट होने में वक्त लगेगा, लेकिन महज थोड़े से वक्त में ही उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेताओं को साथ जोड़ लिया और कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया और देखते ही देखते बीजेपी की राजनीति में वो परिपक्व हो गए। आज इसे गोविंद सिंह राजपूत का जादू ही कहें कि बीजेपी के सभी बड़े छोटे नेता मातेश्वरी में डेरा जमाए रहते हैं और ये बंगला उनके लिए हमेशा खुला रहता है, जो शायद सागर के इतिहास में एक उदाहरण है। लेकिन ये सत्ता है जो कभी स्थायी नहीं रही। आज मातेश्वरी पर वैसे ही लोगों का मेला लगता है जो कभी डालचंद जैन के BS जैन बगीचे और बंगले के बाहर लगा करता था। लोगों की वहीं भीड़ इकट्ठा होती है जो कभी विट्ठल भाई पटेल के राधे श्याम भवन पर पहुंचा करती थी। वहीं समर्थकों का हुजूम पहुंचता है जो कभी राठौर बंगले के बाहर इकट्ठा हुआ करता था। होटल दीपाली के इशारों पर सत्ता का चलना, खटीक परिवार का वर्चस्व, CJ ब्रांच का दबदबा, आज सब कुछ मातेश्वरी बंगले से हो रहा है। इस सब को देखने के बाद सागर की राजनीति से हमें यही सीख मिलती है कि सत्ता ना किसी एक की रही है और ना कभी किसी एक की स्थायी हो सकती है। लेकिन जब आप पावर में हो और आपने लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनके साथ खड़े रहे, उन्हें अपना बना लिया, ये सब कुछ आपको आ गया, तो भले ही आप कभी पावर में ना हो, लेकिन बंगला कभी आपके समर्थक और चाहने वाले सूना और वीरान नहीं होने देंगे।